सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सर्विंग पढ़ रहे थे, सर्विंग में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ने इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में देखा था, जिसमें हमारे पास तीन टाइप से हमने इसमें क्लासिफिकेशन किया था। नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे और इंस्ट्रूमेंट यूज सर्वे। ठीक है। इसके बाद हमने इसमें सारे क्लासिफिकेशन में कौन कौन से कितने टाइप्स के सर्वे होते हैं वो देखे थे। जैसे कि देखिए, इसमें था आपका क्लासिफिकेशन, पहले वाले में कौन से थे, नेचर पे हमारा था लैंड सर्वेइंग, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडास्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, मैरीन सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। सेकंड टाइप्स के सर्वे में हम लोग ने देखा था इंजीनियरिंग सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, माइन सर्वे, मिलिट्री सर्वे। इसके बाद हम लोग ने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज पे देखा था चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टेक्नोमेट्रिक सर्वे और फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। फिर हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ सर्वे देखा था। इसमें दो टाइप के प्रिंसिपल पे हम लोग सर्वे काम करते हैं। पहला था वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड सेकंड था लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देख ली थी। तो आज जो हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें हेडिंग डालेंगे प्रिसीजन इन सर्वेइंग। प्रिसीजन इन सर्वेइंग। प्रिसीजन का मतलब होता है परिशुद्धता। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि हम लोग जब सर्वे करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों पे हम प्रिसाइज करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम सर्वे वर्क कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। सेकंड वन है एक्सपेंशन एंड टाइप्स ऑफ एरिया। एक्सपेंशन एंड टाइप ऑफ एरिया, उस एरिया का टाइप क्या है या फिर उसका एक्सपेंशन करना, वो कितना बड़ा एरिया है, छोटा एरिया है। तो हमें एरिया के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए जहाँ पे हम सर्वे करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वन है अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो सर्वे करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट है टाइम फॉर वर्क। टाइम फॉर वर्क एट अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। तो हमें सर्वे करने के लिए जितना समय की आवश्यकता होगी, जितने टाइम की नीड होगी, तो वो क्या हमारे पास समय उतना है, प्लस हमें सर्वे करने के लिए जितने भी फंड की, जितना भी मनी की आवश्यकता होनी चाहिए, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑन मैप। और मैप पे हमें कौन कौन से मेजरमेंट हमें शो करने होंगे, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आता है हमारा प्रिसीजन इन सर्वेइंग में। इसके बाद हम लोगों को ये देखना होगा कि कौन लीनियर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड या कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्टेंस। लीनियर डिस्टेंस का मतलब होता है रैखिक दूरी। तो रैखिक दूरी को मेजर करने के मेथड, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें हम लोग पेसिंग कर सकते हैं। पेसिंग का मतलब होता है कि कदम गिनकर ना, तो कदम गिनकर हम अपने एरिया को नाप सकते हैं। सेकंड मेथड है पैसोमीटर। पैसोमीटर
मतलब कि कदम मापी, इसको हिंदी में बोलते हैं कदम मापी द्वारा। ठीक है, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके द्वारा भी हम अपने एरिया को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पेरम्बुलेटर। इसको बोलते हैं परिभ्रमक द्वारा, ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, परिभ्रमक द्वारा। फोर्थ है पेडोमीटर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम है। पेडोमीटर, इनके द्वारा हम लीनियर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज ओडोमीटर। नेक्स्ट स्पीडोमीटर। नेक्स्ट चेन एंड टेप्स। चेन के द्वारा, चेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जरीब, चेन एंड टेप्स, जिनके द्वारा भी हम अपनी लीनियर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई समझ में। ठीक है, जैसे हमारी बाइक होती है, बाइक में हमारे क्या लगा होता है, ओडोमीटर लगा होता है। तो ओडोमीटर से हमें क्या पता चलता है, दूरी। जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसके बीच की दूरी कितनी है वो हमें कौन बताता है, ओडोमीटर। तो इस तरह हमें लीनियर डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम पता चल गए कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम यहाँ करते हैं। नेक्स्ट है, हेडिंग डालेंगे स्केल। स्केल, अब हम जानते हैं कि स्केल क्या है, या ऐसा बोले कि स्केल ऑफ अ मैप, मैप के लिए स्केल। ठीक है, तो स्केल सिंपल सी चीज़ ऐसे समझो कि ग्राउंड पे जो हमने डिस्टेंस को मेजर किया है उस डिस्टेंस को हमें पेपर पे शो करना है। तो उसके लिए हमें एक रेशियो बनना पड़ेगा, उसी रेशियो को हम लोग स्केल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लिखो स्केल ऑफ अ मैप, स्केल ऑफ अ मैप और प्लेन represent the ratio of a line on the map या फिर इसको बोलो और प्लान to the length of the same line on ground। ठीक है, तो ग्राउंड पे किसी सेम लाइन की डिस्टेंस को मेजर करके उसको एक रेशियो में रख के पेपर पे, प्लान पे उसको दर्शाना ही हमारा स्केल कहलाता है। ठीक, इसी में सेकंड वो लिखो नोट कि ए स्केल may be represented numerically by engineer scale या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, जो स्केल में रख के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जैसे कि इसी में आगे लिख लो एक नोट बना के कि जो हम स्टेटमेंट बोले हैं उसको इंजीनियर स्केल में कैसे रखेंगे। कैसे लिखो, द इंजीनियर स्केल is represented by a statement। एग्जाम्पल ले लो कि मान लेते हैं कि ग्राउंड पे हमने एक दूरी नापी 40 मीटर की।
अब उसको अगर हम पेपर पर रखेंगे तो 40 मीटर तो हम एज यूजुअल नहीं रख सकते, तो उसको क्या करेंगे, एक रेशो में मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है हमारा पेपर पे वो ग्राउंड पे 40 मीटर है, तो उसको ऐसे लिखो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे समझो कि ग्राउंड की ये दूरी है, ये ग्राउंड की दूरी है जिसको हम लोग पेपर पर रखेंगे, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी, तो ये हमारी पेपर की दूरी हो गई। ठीक है, पेपर पे हम 1 सेंटीमीटर माने हैं, ग्राउंड पे वही दूरी 40 मीटर के बराबर है। तो इस रेशो पर रख के, इस स्केल में रख के हम लोग अपना मैप तैयार करेंगे। ये बस सबको समझ में आई। अगर इसी को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में रखना हो, ऐसे मान लो, तो इसी को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में रखना हो तो कैसे रखोगे, देखो 1 सेंटीमीटर को जो 40 मीटर है इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसको 1/4000 हो जाएगा। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 40 में 4000 सेंटीमीटर, तो इसको कैसे लिख सकते हो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, RF में 1/4000। तो इतनी बात समझ में आ गई कि 1/4000 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम RF को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है इसमें टाइप ऑफ स्केल की। स्केल भी हमारे कई टाइप के हैं। टाइप ऑफ स्केल, तो हम जानते हैं कि स्केल हमारे फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, तो इसमें लिखो कि स्केल्स आर फॉलोइंग टाइप्स। पहला है हमारा प्लेन स्केल। फर्स्ट वन इज प्लेन स्केल। अब प्लेन स्केल क्या है, तो सिंपल सी बात है कि जब हम 2 डायमेंशन में, पेपर पे 2 डायमेंशन में रीडिंग को लिख सकते हैं तो वो हमारा प्लेन स्केल होगा। ठीक है, इसमें लिखो फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्केल, फ्रॉम दिस टाइप ऑफ scale it is possible to read only in two dimension। ठीक है, जब 2 डायमेंशन में हम रीड कर सकते हैं ऑन पेपर तो वो हमारा प्लेन स्केल कहलाएगा। जैसे सच एज मीटर एंड डेसीमीटर। ठीक है, तो वो 2 डायमेंशन में हम रीड कर रहे हैं तो ये हमारा प्लेन स्केल कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया प्लेन स्केल। नेक्स्ट आता है इसी में डायगोनल स्केल। सेकेंड वन इज डायगोनल स्केल। अब डायगोनल स्केल क्या होती है, तो डायगोनल स्केल कुछ भी नहीं है जहां पे हम लोग 3 डायमेंशन में रीडिंग को पेपर पे रीड कर सके, वो हमारी डायगोनल स्केल होगी। तो लिखो फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्केल it is possible to read in 3 dimension on paper। जैसे कि कैसे पढ़ सकते हैं, such as मीटर, डेसीमीटर,
एंड सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 डायमेंशन पढ़ सकते हैं। या फिर ऐसा माने कि एंड, इसमें और एग्जांपल देख लो, एक सेकेंड। एंड पहले हो सकती है यूनिट, फिर 100 एंड 10th। ठीक, तो इस प्रकार भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये बात हो गई डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल की। ठीक है, दोनों चीज समझ में आई। प्लेन स्केल में क्या है, 2 डायमेंशन में हम रेटिंग को काउंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और डायगोनल में 3 डायमेंशन में। तो ये हो गई डायगोनल स्केल। अब नेक्स्ट आता है इसमें वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, या ऐसे लिखो यूज ऑफ वर्नियर इन स्केल, इसको सही से लिख लो। हेडिंग डालते हैं यूज ऑफ वर्नियर इन स्केल। वर्नियर तो सबने देखा होगा अपने कॉलेज में कि वर्नियर कैसा दिखाई देता है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वर्नियर है क्या, पहले तो ये देख लो कि वर्नियर इस डिवाइस है जिससे हम मेजरिंग कर सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट डिवीजन के फ्रैक्शनल पार्ट में भी हम उस रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। अब वर्नियर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग the fractional part of the smallest division on a graduated scale, ठीक है। तो वर्नियर क्या है, एक प्रकार की डिवाइस है जिससे हम मेजर कर सकते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन के फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, तो उसमें याद रखना है इसमें स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल। ये तो सबको पता होगा ना, मेन स्केल और वर्नियर स्केल होती है। अब वर्नियर भी हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है डायरेक्ट वर्नियर, एक है रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो हम लोग लिखते हैं पहला कि डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है। डायरेक्ट वर्नियर, अब देखो यहां पे मैं तुमको समझाता हूं कि वर्नियर में कुछ इस प्रकार की लाइन होती है। ठीक है, इस प्रकार की लाइन है। अब यहां पे है ऊपर मेन स्केल, ऊपर कौन सी है, मेन स्केल, और नीचे होती है वर्नियर स्केल। मेन स्केल, नीचे है वर्नियर स्केल। ठीक, यहाँ पे दोनों का 0 0 कोइंसाइड करेगा। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये कितना हो गया 10। तो मतलब यहाँ कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ये सब 1 मिलीमीटर में, mm में। तो यहाँ हो गया 1 सेंटीमीटर मेन स्केल में। अब वर्नियर स्केल में क्या होती है, जो इसकी रीडिंग होती है वो आपकी मेन स्केल की रीडिंग से छोटी होती है। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यह हमारा वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है वो मेन स्केल से
n-1 कम होती है। n-1 अगर 10 है तो 10 में से घटा 9, 9 पे देखो आगे खत्म हो जाएगी 10 रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये रीडिंग खत्म हो जाएगी। तो ये होता है डायरेक्ट वर्नियर। अब इसमें लिखो कि द डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर the direct vernier both the vernier scale and main scale in the same direction, in the same direction and देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंड दे आर ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है अंकित होना, नंबरों का अंकित होना, तो वो ग्रेजुएटेड होता है। ग्रेजुएटेड इन द सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन मतलब कि देखो सेम डायरेक्शन में, अगर इधर से मेन स्केल 1 2 3 4 5 6 ऐसे मूव कर रही है तो वर्नियर स्केल भी सेम डायरेक्शन में ऐसे ही मूव कर रही है, ठीक है ना। तो इन सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो कि जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल की n-1 है, तो लिखो n-1 पार्ट्स, n-1 पार्ट्स of the main scale are taken and they are divided into n equal parts of वर्नियर स्केल, पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये बात समझ में आई कि मेन स्केल जो है n-1 पार्ट्स इक्वल है किसके, n पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल के। तो n पार्ट्स कितना, n कितना है 10 है, तो देखो वर्नियर स्केल का जो n है 10 है वो मेन स्केल के n-1, n-1 10 -1 करो 9, तो 9 के इक्वल है, ठीक है। तो ये होती है डायरेक्ट वर्नियर। अब इसी में आती है नेक्स्ट रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर, सेकंड वन इज रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, लिखो in the retrograde vernier, the main scale and vernier scale मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लेकिन रेट्रोग्रेड में क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक। अब यहां क्या होता है, जैसे कि इस स्केल में देखो, यहां पे डायरेक्ट वर्नियर में n-1 हो रहा था ना, मतलब कि मेन स्केल का 9 mm आपके 10 mm के बराबर था वर्नियर स्केल के, लेकिन रेट्रोग्रेड में क्या होता है n+1 हो जाता है, मतलब कि 10 के बाद जो 11वां mm का होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर प्लस 1 mm, ठीक है। तो 11 mm आपका बराबर होगा 10 mm वर्नियर स्केल के, तो यहाँ पे एक ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि जो आपके ये नंबरों के बीच का डिफरेंस होगा ना, ये नंबरों के बीच का डिफरेंस होगा, ये रेट्रोग्रेड में बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू मेन स्केल, ठीक।
तो यहाँ होगा कि n प्लस वन पार्ट्स ऑफ द मेन स्केल are taken and they are divided into n equal parts of the वर्नियर स्केल। ठीक, ये चीज समझ में आई। देखो कुछ स्केल इस प्रकार बनेगी, मैं बना के दिखा देता हूं यहाँ पे। ये आपकी मेन स्केल, ये होगी नीचे आपकी वर्नियर स्केल। ठीक है, ऊपर होगी मेन स्केल, नीचे होगी आपकी वर्नियर स्केल। अब इस स्केल में क्या होगा कि आपका जो 0 से 10 है, ये 0, ये 0। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इसका 11वां होगा, 11वां mm 8 हो गए, 9, ये रहा 10। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, n+1 जो इसका n पार्ट्स है, n इक्वल टू क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 + 1 करोगे ना, n+1 का मतलब है 10 + 1 करोगे तो 11वां, और यहाँ पे n कितना है वर्नियर्स में 10। देखो 10वां कहाँ आ रहा है, इसके 11वें पार्ट पे, तो n+1 के पार्ट्स पर। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो इस प्रकार के दो वर्नियर हमने पढ़े, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रेट्रोग्रेड। ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी बता दिया। अब आती है बात, एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, छोटा सा बिल्कुल न्यूमेरिकल लगाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल में ये कह रहा है, क्वेश्चन लिखो कि 2 points A and B are distance 25 centimeter on map which are long is 2 kilometer on field. Find refractive fraction RF। ठीक है, अब हमको दे रखा है, तो RF का क्या मैंने बताया था कि RF इक्वल टू क्या होता है, देख लो, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो अब यहाँ देखो मैप की डिस्टेंस हमको कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, और ग्राउंड में कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर। अब इस 2 किलोमीटर को पहले तो मीटर में चेंज करो, तो 2 × 1000, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो × 100 कर दो, तो ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करो, कट्टम पिटा कर लो भाई, 25 चक्को 100, तो 4 दूनी 8, तो ये आएगा 1/8
1000। ठीक है, तो RF कितना आ गया 1/8000। तो इस तरह हमने रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन अपना कैलकुलेट किया। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ देख ली। तो इस प्रकार हमारी आज जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होती है, जो हमारे इंट्रोडक्शन सर्वे का बताता है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।